नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम केयर्स फंड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लोकतंत्र को कमजोर करने की हो रही कोशिशों की, जानेंगे इस चुनाव से पहले बिहार एनडीए में क्यों छिड़ा घमासान और कैबिनेट विस्तार में किन चेहरों पर गहलोत हो सकते हैं मेहरबान। साथ ही बात होगी एमपी में शिवराज सिंह के बड़े ऐलान की और आखिर में बात एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अशोक लवासा ने निर्वाचन आयुक्त पद से दिया त्यागपत्र। अब एशियाई विकास बैंक में संभालेंगे उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे अशोक लवासा। 20 अगस्त को होगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे इन नतीजों का ऐलान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर प्रदर्शन करने वाले 129 शहरों को देंगे पुरस्कार। भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम खेल के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित। रोहित शर्मा के साथ पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु का नाम भी पुरस्कार के लिए नामांकित। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 478 अंक ऊपर 38,528 के स्तर तो निफ्टी 138 अंक की तेजी के साथ 11,385 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। शुरुआत से ही पीएम केयर्स फंड सवालों के घेरे में है। विपक्ष से लेकर आम जनता हर कोई इस पर सवाल उठा रहा है, जिसके बाद ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आज कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या सुनाया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद पीएम केयर्स फंड बनाने का ऐलान किया, तभी इसे लेकर सवाल खड़े हो गए थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जब इस तरह मुश्किलों में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही बना हुआ है, तो फिर पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन सरकार का दावा था कि इससे जनता को राहत जल्दी पहुंचेगी। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आएगा उससे देश सेवा में लगाया जाएगा। बाद में सरकार के सामने मांग उठी कि इस फंड का इस्तेमाल एनडीआरएफ के लिए किया जाए। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। दरअसल एक एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पीएम केयर्स फंड में जमा रकम को स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए। वही मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच के सामने कहा कि पीएम केयर्स फंड स्वैच्छिक फंड है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड बजट आवंटन के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज अदालत ने इस मामले में सरकार को किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड पर सवाल उस समय उठे जब जानकारी मिली कि इस फंड की जांच सीएजी नहीं कर सकती। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर इसे लेकर तमाम आरोप लगाए थे। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पीएम केयर्स फंड के बारे में दी गई आरटीआई पर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया है। इसे लेकर ही विवाद खड़ा हो गया था। राजीव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद फिजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार को भले ही राहत मिली हो, लेकिन जनता को राहत कब मिलेगी, ये सवाल अब भी बना हुआ है। देश में बेरोजगारी की बात हो या फिर आर्थिक परेशानी की, हर कोई सरकार की तरफ देख रहा है। सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इसका विशेष लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही पीएम केयर्स फंड से कोई खास राहत नजर आ रही है। क्या राहत के नाम पर फंड बना लेने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आप इस बारे में क्या कहेंगे राजीव जी? जी फिजा, मोदी सरकार इसे अपनी एक बड़ी जीत मान सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकती है। दरअसल ये फंड जब से बना है फिजा, तब से विवादों में है। पहले तो इस फंड को बनाने पर ही विरोधियों ने सवाल उठाए, क्योंकि देश में पहले ही प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी व्यवस्था है। इसके बाद इसके हिसाब किताब पर सवाल उठे, लेकिन केंद्र सरकार हर बार अपने विरोधियों पर भी हावी होती हुई नजर आई। पीएम केयर्स फंड में आम जनता से
लेकर सेलिब्रिटीज और कॉर्पोरेट जगत से भी खूब दान जमा हुआ। दरअसल लोग किसी भी आपदा के वक्त दान देने से पीछे नहीं हटते हैं, पीछे नहीं रहते हैं। कई मौकों पर देश ने देखा भी है कि सरकार के जरिए मदद करने वालों के हाथ जो हैं वो हमेशा आगे बढ़े हैं। अब इस स्वास्थ्य मुसीबत के वक्त में भी हम देख रहे हैं कि जब देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है, बहुत से जरूरतमंदों को सरकार की ओर से राहत का इंतजार है। लोग अब भी दान दे रहे हैं, लेकिन पीएम केयर्स फंड से क्या वो दान वाकई जरूरतमंदों तक पहुंच पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। फिजा फंड की वेबसाइट पर बताया गया है कि इस फंड से 2000 करोड़ रुपए से भारत में बने हुए 50,000 वेंटिलेटर देश के सरकारी अस्पतालों को बांटे गए हैं। 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए दिए गए हैं। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए गए हैं। और हम तो जानते ही हैं कि वैक्सीन जो है वो अभी बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन देश के सरकारी अस्पतालों और प्रवासी मजदूरों का जो हाल है उसे देखकर लगता नहीं है फिजा कि करोड़ों की मदद से उनकी हालत में कोई सुधार आया है। कुछ ऐसा ही हाल 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी है, जिसके बंटवारे को देखकर लगता था कि अन्नदाताओं, छोटे कारोबारियों और लघु उद्योगों के अच्छे दिन आ चुके हैं, जबकि हकीकत यह है कि वे आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देश की जीडीपी माइनस में जा चुकी है, बेरोजगारी कम नहीं हो रही है और सरकार पीएम केयर्स फंड से सबकी मदद का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है, इसे समझने के लिए देश की गरीब जनता पर निगाह डाल लेना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से कई महीनों से देश का कामकाज ठप पड़ा है। न संसद चल पा रही है और न ही संसदीय समितियों की बैठक हो रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे चलेगा देश। और इसी बीच न्यायाधीश जस्टिस AP शाह ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए एक ऐसी बात बोल दी है जो सरकार को चुभ सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। जब देश में सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं तो फिर संसद क्यों नहीं चल सकती? मोदी सरकार हर वक्त केवल डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देती है तो फिर संसद को चलाने पर विचार क्यों नहीं करती है? कब तक इंतजार की घड़ियां गिनती रहेगी? आखिर मोदी सरकार बिना संसद चलाए देश कैसे चला रही है? ये सवाल कई बार देश की जनता भी उठा चुकी है, विपक्षी पार्टियां भी उठा चुकी हैं और अब तो पूर्व जज जस्टिस AP शाह ने भी इसी सवाल के जरिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि संसद का बजट सत्र जनवरी में हुआ था। उसके बाद महामारी के कारण ये फैसला लिया गया कि संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाएगा, लेकिन इस संकट के वक्त भी कई दूसरे देशों में हमने संसद को काम करते देखा है। कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों की संसद ने अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्र आयोजित किए हैं। कुछ देशों में इंटरनेट के माध्यम से वोट करके ये भी निश्चित किया गया है कि संसद की कार्यवाही चलती रहे। मालदीव में तो एक सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके संसद का काम चल रहा है। वहां के स्पीकर ने कहा है कि संसद अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करना कभी खत्म नहीं कर सकती, फिर चाहे महामारी का वक्त ही क्यों न हो। विदेशों का उदाहरण देते हुए जस्टिस AP शाह ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि इस तरह की सोच हमारे सांसदों में नहीं दिखाई पड़ रही है। मार्च के बाद से संसद को बंद रखने का जो निर्णय लिया गया था वो अभी तक जारी रखा गया है। जंग के वक्त भी संसद की कार्यवाही चलती रही है। 2001 के वक्त भी अगले ही दिन संसद की कार्यवाही चली थी। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर इंटरनेट की मदद से संसद काम नहीं कर सकती है। यहाँ भी सांसद मिलकर ऑनलाइन संसद की कार्यवाही चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की संविधान सभा जिसने संविधान बनाया था उसे डर था कि सरकार को सारी ताकत दे दी जाए तो वो एक तानाशाह के रूप में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होगी। लेकिन मोदी सरकार को अब मनमाने तरीके से काम करने की छूट मिली हुई है। उसके खिलाफ सवाल उठाने का कोई भी संस्थागत तरीका अब नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश की ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। अब हर तरफ से सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। हर कोई सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद देश के भविष्य पर सवाल खड़ा होता है। देश चलाने के लिए संसद का सत्र भी समय पर आयोजित होना चाहिए, संसदीय समितियों की बैठक भी होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल सब बंद है, जिस कारण विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा है। केंद्र में जहां विपक्ष सवाल कर रहा है तो बिहार में विपक्ष के साथ सरकार में शामिल पार्टियां ही अपनी सरकार से सवाल कर रही हैं कि जनता को राहत देने वाले कदम कब उठाए जाएंगे। LJP ने तो जैसे सरकार को घेरने का पूरा प्लान ही तैयार कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इन दिनों सत्तारूढ़ NDA के घटक दलों में घमासान मचा हुआ है। LJP प्रमुख चिराग पासवान लगातार CM नीतीश को घेर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में साफ कर दिया कि वे राज्य हित के मुद्दे उठाते रहेंगे। अब इसे कोई आलोचना समझ ले तो उन्हें कुछ नहीं कहना।
चिराग के इस तेवर के बाद से ही पार्टी के दूसरे नेताओं के भी तेवर नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों पर और तल्ख हो गए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बीते दिन प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के सभी एमपी, एमएलए सहित जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस बैठक में चिराग राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने बैठक में मौजूदा स्वास्थ्य हालात की जांच में बरती जा रही लापरवाही का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन आज भी बिहार में RT-PCR टेस्ट काफी कम हो रहे हैं। उन्होंने बैठक में ये भी कहा कि जब हमने प्रधानमंत्री की बात दोहराई तो मुझे भी घेरने की कवायद तेज हो गई। चिराग ने बैठक में यहाँ तक कहा कि जेडीयू ने मेरा नहीं प्रधानमंत्री का अपमान किया है। चिराग के तल्ख तेवर के बाद पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को घेरना शुरू कर दिया। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने नीतीश कुमार को कृपा पर बना मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि ये लोग खुद कृपा पर सीएम बने हैं। उनका बोलना अपने मालिकों के लिए जायज है। ये लोग प्रधानमंत्री का अनादर करते हैं और कोई सच बोले तो ये लोग वफादारी दिखाने में कंपटीशन करते हैं। एलजेपी के प्रधान महासचिव शहनवाज अहमद कैफी ने तो यहाँ तक कह डाला कि जेडीयू के मंत्रियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब चिराग समेत एलजेपी नेताओं के इन बयानों से ये तो साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में जेडीयू और एलजेपी के रिश्ते और तल्ख होने वाले हैं। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी इन दोनों पार्टियों में सुलह करवा पाती है या नहीं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य में गठबंधनों का गणित बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है। अब ये तो चुनाव के समय पता लगेगा कि कौन किसके साथ रहता है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जरूर अपने सभी समर्थकों को साथ में रखने में कामयाब रहे हैं, जिस कारण उनकी सत्ता भी बच गई। पायलट वापस तो लौट आए, लेकिन उन्हें उनकी कुर्सी वापस नहीं मिल पाई है और इसी बीच गहलोत कैबिनेट के विस्तार पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। तो आइए देखते हैं कि कैबिनेट में किस पर मेहरबान हो सकते हैं गहलोत। राजस्थान में भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ मिला लिया हो, सरकार के बहुमत को लेकर जो संशय था वो छट गया हो, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह से नहीं सुलझा है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के मामले को स्थायी तौर पर सुलझाना चाहता है। ऐसे में बहुत जल्द राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल कर गहलोत और पायलट समर्थकों को संतुष्ट किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि राजस्थान कैबिनेट में कुल सदस्यों की संख्या 30 तक हो सकती है। सीएम गहलोत लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से आए विधायकों और समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देना चाह रहे हैं। माना जा रहा है कि बसपा से आने वाले विधायक राजेंद्र गुढ़ा और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद गुर्जर नेता के रूप में शकुंतला रावत या फिर जितेंद्र सिंह को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राज्य मंत्री के लिए जोगेंद्र सिंह अवाना और गिरिराज मलिंगा भी कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को छोड़कर आने वाले चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित बोहरा में भी किसी को संसदीय सचिव या राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि राजकुमार शर्मा जैसे कुछ विधायक भी मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट अपने खेमे के रामेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह की वापसी चाह रहे हैं, जबकि जो 2 मंत्रालय उनके पास थे उसकी जगह 2 मंत्री हेमाराम चौधरी और दीपेंद्र सिंह शेखावत को भी मंत्री बनवाना चाहते हैं। दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में आलाकमान को भी इन्हें मंत्री बनाने में परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा पायलट चाह रहे हैं कि 2 राज्य मंत्री और 2 सदस्यीय सचिव भी उनके खेमे के विधायकों को ही बनाया जाए। इन नामों में मुरारी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश भाकर और वेद सोलंकी की चर्चा है। कांग्रेस आलाकमान ही नहीं, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर भी मंत्रिमंडल के नामों को लेकर भारी दबाव है। अशोक गहलोत ने बहुत सारे विधायकों को साथ देने पर इनाम देने का वादा कर रखा है। वहीं सचिन पायलट भी अपने समर्थक विधायकों को सम्मानजनक जगह बिठाना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान नेताओं के बीच संतुलन कैसे बैठा पाता है। अशोक गहलोत अब किसको कैबिनेट में जगह देंगे और किसके हिस्से मायूसी आएगी, ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के समय ही साफ हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम ने जरूर ऐसा ऐलान किया है जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो क्या है फैसला शिवराज का जिस पर उठ रहे हैं सवाल, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए स्थानीय कार्ड खेल रही है। जी हां, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाली बीजेपी सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर दांव खेल दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही सरकारी नौकरी में रखा जाएगा। दूसरे राज्यों के आवेदकों के लिए अब राज्य में सरकारी नौकरी हासिल करना मुश्किल होगा और सरकार इसके लिए जल्द ही आवश्यक कानून भी बनाने जा रही है। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं, इसलिए सरकारी नौकरी पर भी उनका ही हक होना चाहिए। सीएम शिवराज के इस ऐलान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी, लेकिन उसे जीत नहीं मिलेगी। अब भले ही कांग्रेस शिवराज पर बरस रही है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरह ही स्थानीय कार्ड खेलकर रोजगार के बहाने लोगों को लुभाने की कोशिश की है। उद्धव सरकार भी हमेशा से कहती आई है कि महाराष्ट्र में नौकरी का अवसर पहले यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। उसका ये दाव महाराष्ट्र चुनाव में कारगर भी साबित हुआ था। अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी उद्धव की राह पर चल पड़ी है। उसकी कोशिश 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने की है। आपको बता दें कि सुमावली, मुरैना, दिमनी, अम्बाहा, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करेरा, पोहरी, बामोरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुर्खी, सांची, अनूपपुर, सांवेर, हाटपिपलिया, सुवासरा, बदनावर समेत जौरा और आगर मालवा विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि शिवराज के इस दाव से क्या बीजेपी की नैया पार लग पाती है या नहीं। अब शिवराज ने तो उपचुनाव को देखते हुए राज्य के लोगों को ही सरकारी नौकरी में रखने का ऐलान कर दिया है। इसके परिणाम का इंतजार हमें करना होगा, लेकिन IPL 13 का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा इसका फैसला जरूर हो गया है। तो कौन बना है IPL का टाइटल स्पॉन्सर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। IPL 2020 के लिए चाइनीज कंपनी वीवो की जगह नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है। वीवो को सीजन 13 से हटाए जाने के बाद ड्रीम 11 को इस साल IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। IPL की मुख्य प्रायोजक बनने की रेस में अनअकैडमी, टाटा, बाइजू, पतंजलि, रिलायंस भी शामिल थे। आपको बता दें कि अनअकैडमी की बोली 210 करोड़, टाटा की 180 करोड़ और बाइजू की 125 करोड़ की थी और पतंजलि ने हाल ही में अपना नाम वापस ले लिया था। और इन सबको पीछे छोड़ ड्रीम 11 ने सबसे ज्यादा 250 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जिसके दम पर IPL 2020 के प्रमुख प्रायोजक का अधिकार उसने हासिल किया। आपको बता दें कि ड्रीम 11 को साल 2008 में हर्ष जैन और भवित सेठ ने शुरू किया था और 2012 में इन्होंने प्रीमियम फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत भारत में की और इसमें क्रिकेट को शामिल किया। ड्रीम 11 भारत का सबसे बड़ा वर्चुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्रिकेट के अलावा कबड्डी, फुटबॉल सहित कई खेल खेले जा सकते हैं। ये एक तरीके से स्पोर्ट्स में कुशलता, ज्ञान, भागीदारी और तर्क को परखने वाला वर्चुअल गेम है और अब ये BCCI का स्पॉन्सर बन चुका है। दरअसल वीवो ने 2018 में 5 साल के लिए डील साइन की थी। हर साल वे बोर्ड को 440 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही थी, लेकिन इस बार देश में चीन के खिलाफ बने माहौल के चलते चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटने का फैसला किया। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार में आई एक और मुसीबत की। देश में मुश्किल घड़ी के बीच जनता राहत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसे एक के बाद एक लगातार मायूसी ही मिल रही है और इसी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है जिससे जनता को एक और धक्का लग सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। फिच, क्रिसिल और भारतीय रिजर्व बैंक दावा कर चुके हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ बढ़ने की जगह अब और गिरेगा। इन दावों ने देश की जनता को और परेशान कर दिया है। बावजूद इसके सरकार के माथे पर बिल्कुल शिकन नहीं आई है। वो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार की असफलताओं का ही नतीजा है कि अब SBI ने भी अलार्म बजा दिया है। अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही मार्च से जून में भारत की GDP 16.5% से घट सकती है। SBI के अर्थशास्त्रियों ने जारी इको रैप रिपोर्ट में कहा कि अब तक करीब 1000 कंपनियों ने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिनमें टॉप कंपनियों के शुद्ध लाभ में 55% तक की कमी आई है,
जबकि इनके कॉर्पोरेट जीवीए में सिर्फ 14.1% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग करके अपने रेवेन्यू को कम होने से बचाया है, जिससे उनके मार्जिन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में उन राज्यों का जिक्र किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जीडीपी में आई कुल गिरावट में 73.8% हिस्सेदारी सबसे अधिक जीडीपी वाले शीर्ष 10 बड़े राज्यों की है। इसमें महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 14.2%, तमिलनाडु की 9.2%, गुजरात की 8.4% और उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8.2% है। हालांकि इस रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में अच्छी रिकवरी दिखेगी। साथ ही तीसरी और चौथी तिमाही में भी आर्थिक वृद्धि दर अच्छी रहेगी। अब एसबीआई ने अच्छी अर्थव्यवस्था की उम्मीद तो जता दी, लेकिन हालात देखकर लगता नहीं है कि ये संभव है। अब जीडीपी को सुधारना केवल मोदी सरकार के हाथ में है। ऐसे में देखना होगा कि वो क्या कदम उठाती है। दिन भर की बड़ी खबरों में महज इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।